मलुआ पहलवान है जी। वो अर्जुन अवार्डी थे, एशिया के गोल्ड मेडलिस्ट थे कुश्ती में। तो मलुआ के नाम से एशियन गेम्स में रोड बनाई उन्होंने। अच्छा। तो उसी में एक पीपल के नीचे मलुआ पहलवान बेचारा अपना ठेला लगाए, अच्छा। उस पे अंकुरित चना बेचता था ओहो। और उसी ठेले पर अर्जुन पुरस्कार वो रखे था वो। अच्छा। तो जिस आदमी के नाम से रोड थी, अर्जुन पुरस्कार मिला, एशिया का गोल्ड मेडलिस्ट, और एक खिलाड़ी ऐसा था जो गिट्टी तोड़ता था। ओहो। तो अब तो हम लोग पार्टिसिपेट करने पे 5 लाख दे रहे हैं, मेडलों पे करोड़ों रुपए दे रहे हैं। राइट। हाँ। तो हम तो उस जमाने के हैं 20वीं सदी के, जहाँ के लोगों ने एयरपोर्ट पे एशिया का बेस्ट एथलीट छोड़ दिया। अच्छा। एशिया रिकॉर्ड करके बेस्ट एथलीट बन के तुमको वहीं छोड़ दिया। दिल्ली शहर तक आने के लिए पैसा नहीं था। एथलेटिक्स में एक गेम है डिकैथलिन। हिंदुस्तान में आम लोगों को ये नहीं पता होगा कि डिकैथलिन क्या होता है। जिस खिलाड़ी से हम बात करने जा रहे हैं वो डिकैथलिन का चैंपियन रहा है हमारे देश में। विजय सिंह चौहान साहब हमारे साथ हैं। हम उनसे ही सीधे पूछते हैं पहला ही प्रश्न, सर ये डिकैथलिन क्या होता है? ये तो हिंदुस्तान में सुना नहीं गया बहुत ज़्यादा। डिकैथलिन एक आइटम होता है एथलेटिक में, जिसमें 10 आइटम होते हैं पुरुष वर्ग के लिए, और हेप्टेथलिन में 7 आइटम होते हैं महिला वर्ग के लिए। डिकैथलिन एक आदमी को, खिलाड़ी को 5 आइटम पहले दिन, 5 आइटम दूसरे दिन, 10 आइटम करने पड़ते हैं। इनका सीक्वेंस होता है, फर्स्ट डे 100 मीटर दौड़, फिर लॉन्ग जंप, फिर शॉर्ट पुट, फिर हाई जंप, फिर लास्ट आइटम होता है 400 मीटर दौड़। दूसरे दिन 110 मीटर बाधा दौड़, डिस्कस थ्रो, पोल वाल्ट, जेवलिन थ्रो, फिर लास्ट आइटम होता है 1500 मीटर दौड़। और इनमें लगभग 1000 पॉइंट होते हैं एक आइटम के। जिसको ज़्यादा स्कोर होता है वो चैंपियन होता है। ये है, और बहुत टफ आइटम है जिसको बहुत कम लोग कर पाते हैं, और बहुत ही कम लोगों को जानकारी होती कि डिकैथलिन क्या है। एक जुनून ही होता है, वही आदमी इसको कर सकता है। तो सर आपने इतना कठिन गेम क्यों चुना, जबकि आप तो जो आपका हाइट है, फिजिक है, उसके हिसाब से आप 78 साल की उम्र में भी लगता है कि अभी भी फील्ड में चले जाओगे तो एक ही गेम में तो पछाड़ी दोगे किसी को। तो इतना कठिन गेम चुनने की क्या जरूरत थी? आपका कहना ठीक है। हमारे कोच ने भी कहा था कि आप, ऐसा है कि इंडिया में उस समय 2nd और 3rd पोजीशन मेरी 400 मीटर में थी। 110 मीटर हर्डल में हम फर्स्ट थे इंडिया में, पोल वाल्ट में भी हम फर्स्ट थे इंडिया में, और 400 मीटर हर्डल में हम एशिया में मेडल पा सकते थे, 2nd या 3rd प्लेस पा सकते थे, संभावना थी। परंतु मेरे को जुनून आया कि पहले स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन ड्राइव होती थी, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, जो बहुत अच्छी स्कीम थी स्कूलों में, और उसकी डिस्ट्रिक्ट सेक्टर में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर राष्ट्रीय स्तर पे। तो उसमें हमने जूनियर में नेशनल रिकॉर्ड किया था 3 स्टार में, ग्वालियर में। तो उसमें भी ये आइटम होते थे, 5 आइटम, जिसमें कि 800 मीटर दौड़ भी होती है, 100 मीटर लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप। तो मैंने देखा कि मैं सभी में अच्छा हूँ, और ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी में हमने 1966 में ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी का रिकॉर्ड बनाया था पटियाला में, जेवलिन में। तो मैंने देखा जब सभी आइटम अच्छे हैं तो क्यों न मैं प्रयास करूं कि इंडिया और एशिया रिकॉर्ड बना दूं। तो मेडल के लिए नहीं, मैंने प्रयास किया कि मैं इंडिया और एशिया रिकॉर्ड बनाऊंगा। इंडिया के रिकॉर्ड 3-4 बार मैंने बनाए। एशियन गेम्स का रिकॉर्ड 16 साल का मैंने तोड़ा। तो एक जुनून था, तो इसलिए मैंने किया। तो कोई आपके बाद कोई प्लेयर हुआ है जो डिकैथलिन में जो इस स्तर तक पहुंच पाया हो? हुए, पर इस स्तर पे नहीं पहुंच पाए। साबिर अली था हरियाणा का, जो रेलवे में थे, बहुत अच्छे थे, उनकी संभावना थी कि मेडल लेंगे 82 में। परंतु हमारे यहाँ कोच उनके साथ न प्रोवाइड करने के लिए दिल्ली में, वो इतना प्रेशर था उस पर कि वो फिर फेल हो गया।
सुरेश बाबू हुआ जो कि हमारा सेकंड पोजीशन, थर्ड आया डिकैथलिन में एशिया में। जी। और अभी भी लड़के अच्छे हैं, परंतु दूसरे लोग जो हैं जैसे चाइना हैं, और उन्होंने ज़्यादा प्रगति कर ली है। क्यों? उनके साथ कोच भी रहता है, फिजियोथेरापिस्ट भी रहता है, न्यूट्रिशन भी रहता है। हमारे यहाँ खिलाड़ी भगवान भरोसे है। यदि हमारे इंजरी हो गई एल्बो की जेवलिन में तो बेकार हो गया, हाँ। कंधा में होगी वो भी बेकार हो गया। राइट। तो जो हम 70 मीटर जेवलिन करते थे 50 मीटर एक थ्रो करते थे बस। अच्छा। तो इसलिए प्रॉब्लम है कि कोच भी सिंसियर नहीं है, जानकार नहीं है, और लड़के भी डेडिकेटेड नहीं है। ओके। इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये सबके लिए हो, जिससे कि उसमें एक आइटम निकल आता है खिलाड़ी का कि ये इस आइटम में ठीक है, डिकैथलिन करेगा तो। ओके। सर, जो आपने गेम बताए हैं 5 और 10 गेम बताए हैं, उसमें बाकी तो मैं बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन मुझे सब पता है, लेकिन आम दर्शकों को नहीं पता कि पोल वॉल्ट क्या होता है। हाँ, पोल वॉल्ट एक बांस होता है जी। उससे ऊंची कूदनी पड़ती बांस को लेके। ओके। पहले बेम्बू बांस होता था, बड़ा मुश्किल से मिलता था। जी। फिर एल्युमिनियम बड़ा मुश्किल से इंडिया में मिला। ओके। और डिकैथलिन में जो म्यूनिक ओलंपिक में हम गए तो वहाँ तो ओलंपिक में केवल फाइबर ग्लास पोल से पोल वॉल्ट करते हैं। अच्छा। तो फाइबर ग्लास पोल इंडिया में था नहीं, केवल उस समय एक ग्लासको कंपनी थी अमेरिका में, वही बनाती थी। ओके। तो जर्मनी में मैंने पैसा देके इसको सीखा, नहीं सीख पा रहे थे तो पपानी कोला उस समय अमेरिका के वर्ल्ड के गोल्ड मेडलिस्ट थे पोल वॉल्ट में। ओके। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने बोला मैं आपको 12:30 से 1 बजे तक एक आधा घंटा दे दूंगा, अच्छा। फ्री कोचिंग। ओके। तो मैं जैसे 8 बजे पढ़ने कॉलोनी यूनिवर्सिटी पहुंचता था, वहाँ 8:30 से 12 बजे तक क्लास किए, और 12 बजे टैक्सी लेके हम सीधे फील्ड पे पहुंचते थे और उनसे मैं सीखता था। तो धीरे धीरे उन्होंने हमें मदद की, परंतु ये हुआ कि हमारे छाले पड़ गए थे और उसमें खून निकलता था। उस पर टेप लगा के हम फिर करते थे। तो डेडिकेशन उन्होंने देख के मुझे मदद की, और फिर मैंने 3.90 उस समय 72 में म्यूनिक ओलंपिक में फाइबर ग्लास इस्तेमाल किया। फिर इंडिया में आके तो मैंने सभी जितने पोल वॉल्टर थे सभी को मारा। अच्छा। 4.25 तक मैंने किया। तो ये था पोल वॉल्ट जो होता है, पोल लेके जंप करना। तो पोल वॉल्ट में क्या किस्सा हुआ था ओलंपिक में कि आपका तो 4.25 कुछ ऐसे था, वहाँ पर 3.9 क्यों रह गया फिर उसकी? तो वो पहला स्टार्ट था। हाँ। और ये जो तेहरान एशियन गेम्स था 1974, उसमें दोनों पोल हमारे जो थे वो गर्मी अधिक होने के कारण वो बेंड हो जाते थे, बस लिफ्ट नहीं करते थे हमको। अच्छा। फेंकते नहीं थे। ओके। तो इसीलिए प्रॉब्लम आ गई थी। तो फिर मेरे को सीधे उनको पीठ के बल क्रॉस बार के ऊपर से जाना पड़ता था। तो 4.25 की जगह 3.90 कर पाए थे। तो अब इजीली अवेलेबल है इंडिया में पोल वॉल्ट? अब अवेलेबल है, अब इंडिया में, और वर्ल्ड में भी 2-3 कंपनियां और बनाने लगी हैं। हाँ। तो कैटापोल है, स्काई पोल है, अब उपलब्ध है इस समय। और अब पूरे वर्ल्ड में लोग फाइबर ग्लास पोल से ही कर रहे हैं पोल वॉल्ट। तो अभी हिंदुस्तान में कोई है अच्छा खिलाड़ी पोल वॉल्ट का? हाँ, अच्छे हैं हिंदुस्तान में, अभी करीब 5 मीटर तक पहुंच रहे हैं। 5 मीटर तक पहुंच रहे हैं। अच्छा। प्रगति कर रहे हैं हम लोग, पर और वर्ल्ड के लोगों के कंपैरिजन अभी इतना अच्छे नहीं जा पा रहे हैं। ओके सर, हम आपके जर्नी की शुरुआत करें उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि हम जब से बात करें तब से 2-3 बार जिक्र म्यूनिक ओलंपिक 1972 का हो चुका है, और उसमें शायद आपकी 17वीं पोजीशन थी। 132 या कितना 37 खिलाड़ियों। हाँ। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरी समझ से कि पहली बार इंडिया ने पार्टिसिपेशन किया डिकैथलिन में। हाँ। और उसमें इस पोजीशन पर होना ही अपने आप में एक बहुत मार्केबल मार्क है।
तो उसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए। फिर हम म्यूनिख की वो बात करेंगे जो हमारे दर्शकों को पता तो है, क्योंकि उस पर फिल्म भी बन चुकी है और सीरीज भी बन चुकी है, लेकिन हम क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे तो उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ये उपलब्धि आपको कैसे लगती है और उसका हिंदुस्तान में किस तरह से स्वागत किया गया? देखिए, ऐसा है कि म्यूनिख ओलंपिक जो हुआ था 1972 1936 में अच्छा नहीं हुआ था। उन्होंने, हिटलर ने मना कर दिया था जी जेसी ओवन से हाथ मिलाने को। तो उसका बदला लेने के लिए म्यूनिख ने ऐसे प्रयास किए। उस समय ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी था, दो भाग में था जर्मनी जी। तो उन्होंने ऐसे प्रयास किए कि वर्ल्ड के जितने टॉप क्लास थे, एशिया गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, सबको बुला के जर्मनी में 6 महीने पहले रहने को दिया जी, खाने को सब सुविधाएं दी थी। और पहला ओलंपिक था जिसमें 165 डिकैथलिन ने भाग लिया था। 2-2 पिट चलते थे, 2 हाई जंप, 2 सब जब। तब भी एक बार पोल वाल्ट में आपका क्रॉस बार गिरा तो दूसरा टर्म आने में 1 घंटा 5 मिनट लगते थे। अच्छा, ओ, तो उसमें 165 ने भाग लिया था, जिसमें 132 लोगों ने पूरा किया। अच्छा, ये भी रिकॉर्ड है। उसमें मेरा 17वां नंबर था, परंतु हमने इंडिया और एशिया गेम दोनों रिकॉर्ड मैंने बेटर किए थे। अच्छा, इसीलिए माननीय राष्ट्रपति द्वारा हमें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये कौन सन की बात है जब अर्जुन पुरस्कार? 1972 का, 1972 म्यूनिख ओलंपिक की। उसके बाद ही मिला था आपको। तो सर, अभी जब म्यूनिख ओलंपिक की बात चली रही है तो वो एक दर्दनाक हादसा वहाँ हुआ था और आप उसके चश्मदीद गवाह हैं, जो इजराइल के फुटबॉल के साथ खिलाड़ी थे, जो एथलेटिक्स के खिलाड़ी थे, जो मारे गए थे। तो उसमें शायद कितने 15-16 खिलाड़ी मारे गए थे, कुछ ऐसे ही था। तो उसके बारे में बताएंगे दर्शकों, क्योंकि आप तो चश्मदीद गवाह हैं, उससे आपसे बेहतर कौन बता सकता है। हम लोग पिछले 6 महीने से जर्मनी में थे जी, एफ्रेन में, कोलोन में, और साथ साथ ट्रेनिंग करते थे। अच्छा, और इजराइल के लोग भी हमारे साथ थे। इजराइल की एक लड़की, मैं आज तक नहीं उसका भूल पा रहा हूँ, फोटो मेरे माइंड में एक अभी तक बसा हुआ है। वो इतनी फिट थी कि हमसे बहुत अच्छी थी, बहुत फिट थी। अच्छा, तो उन लोगों से बड़ी दोस्ती थी, बहुत अच्छे वो संपर्क थे। और इत्तेफाक से म्यूनिख ओलंपिक में विलेज में, जहाँ हमारा कमरा था, इसके बाद एक रोड थी, इसके बाद इजराइल वालों का था। तो जब ये घटना हुई तो प्लग लगाने को सुबह 5 बजे मेरे कमरे में वो आया था, जिसके बिजली के प्लग लगाया। कौन आया सर? वीडियो बनाने वाले। हाँ। तो बहुत दुख हुआ था और आज तक मैं उसको भूल नहीं पाया घटना को। मेरे माइंड में ऐसी है कि इतने अच्छे लोग थे, इतने बेहतरीन खिलाड़ी थे, और इतना बड़ा कलंक लगा ओलंपिक गेमों के लिए। वरना पहले ये होता था कि ओलंपिक वर्ष है, इसमें कोई क्राइम नहीं होगा पूरे वर्ल्ड में कहीं भी। परंतु पहली दफे कि इस तरह की घिनौनी हरकत हुई, जिसको कोई कह नहीं सकता। बड़ा दुख हो रहा है मेरे को। तो लेकिन उसके बाद ही म्यूनिख ओलंपिक जारी रहे उसके बावजूद भी। हाँ, फिर उसमें विचार आया कि क्या किया जाए, क्या तो लोगों स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपनाई कि नहीं, खेलों को जारी रखना चाहिए। अच्छा, तो कंटिन्यू फिर गेम कंटिन्यू किए गए। ओके सर, हम एशियन गेम में 1974 में पहुँचे, तो उससे पहले मैं आपकी जर्नी की शुरुआत करना चाहता हूँ। आप आगरा डिस्ट्रिक्ट से कहीं गांव में से हैं, उसके बारे में बताइए कि कहाँ से आप हैं, वो जर्नी बताइए ज़रा। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में आगरा जनपद के बाह तहसील है और उसके थाना जैतपुर कलां एक गांव है। बाह तहसील है और जैतपुर कलां एक गांव है। ओके, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, जहाँ पर एयर मार्शल चीफ भदौरिया साहब भी वहीं हमारे वहीं के चंबल घाटी के बगल के। वो स्वतंत्रता सेनानियों की जगह रही है और जैन मुनियों का भी स्थान रहा है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भी वहीं पैदा हुए, वहीं रहते थे। और वो
क्षेत्र डकैतों के लिए मशहूर था। हाँ। पूरा उसमें एक अलग नेगेटिव ऊर्जा हो गई थी। जी। मेरे पिताजी 7 राजपूत फतेहगढ़ में हवलदार थे जी। और उन्होंने भी अपनी फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग जो की थी लाहौर से की थी। ओके। पीटी कोड उन्होंने, उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान सब एक था। हाँ। हाँ। वो भी कुश्ती के और रस्सा, शॉर्ट पुट, डिस्कस के खिलाड़ी थे। ओके। और हमारे गांव में भी 5 अखाड़े चलते थे उस समय। अच्छा। तो हम भी कुश्ती लड़ते थे, पिताजी सब लड़ते थे। और हम लोग छोटे किसान थे। अच्छा। पिताजी पर 2 बैल थे, हल चलाते थे, हम भी उनके साथ हल चलाते थे। अच्छा। पिताजी भी आपकी तरह लंबे चौड़े थे? हमारी तरह लंबे चौड़े तगड़े अच्छा। थे। अच्छा। और हमारा बड़ा भाई भी ऐसा था। अच्छा। 2 ही भाई थे हम लोग, 2 ही पिताजी थे। अच्छा। और उनके पिताजी भी 2 ही भाई थे। अच्छा। अच्छा। तो 6 पुश्तों से हम लोग फौज में ही जाते रहे। फौज में होते रहे। 7वीं पुश्त है हमारी जो कि हम फौज में नहीं गए। हाँ। कुदरत को अलग मंजूर था तो धीरे धीरे वहाँ से पढ़ाई शुरू की। नंगे पैर दौड़ते थे खेतों पे। वह तहसील में हाई स्कूल तक पढ़े। इसके बाद हम लोगों को आगरा जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। ओके। तो आगरा में हम लोगों पे इतना पैसा नहीं था कि रहने। वहाँ में स्कूल थे उस समय? बाह में इंटर कॉलेज तक। अच्छा। ओके। 8वीं तक हमारे गांव में ही था। इसके बाद हमारे यहाँ से 15-16 किलोमीटर भिंड है। 5 किलोमीटर के बाद चंबल नदी है। हाँ। उसको पार करके भिंड चले गए। हाँ। भिंड में कमरा लेके हम और हमारे बड़े भाई भी पढ़ते थे वहीं। दोनों भाई रहने लगे। और कमरे में हम लोग धान का पौरा पे बिछा लेते थे। और उसी पे अपने दरी डाल ली, चादर डाल ली। पुआल बोलते हैं। पुआल बोलते हैं। हाँ। और वही हमारे डल्लफ के गद्दे होते थे। अच्छा। और दोनों भाई अपने दाल रोटी साग बनाते थे। अच्छा। रोटी खाते थे, वहीं पढ़ते थे। अच्छा। तो वहां से शुरुआत खेल की हुई। अच्छा। तो पहली दफे 1964 में मैं पटना में ऑल इंडिया स्कूल्स में मध्य प्रदेश की तरफ से गया। और वहाँ जेवलिन थ्रो में दूसरी पोजीशन आई। फिर 1965 में चंडीगढ़ में जूनियर वर्ग में 2nd पोजीशन आई जेवलिन में। ओके। फिर 1966 में ही हमने नेशनल रिकॉर्ड बनाया नया फिजिकल एजुकेशन ड्राइव में 3 स्टार में। अच्छा। तो इसके बाद हमारा एडमिशन ग्वालियर कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में हो गया। अच्छा। वहाँ पे हमें फर्स्ट एशियन गेम्स के जो 4x400 मीटर के गोल्ड मेडलिस्ट थे करण सिंह साहब जोधपुर के, वो वहाँ कोच के रूप में हमको मिल गए। अच्छा। उन्होंने फिर काम किया हमारे ऊपर काफ़ी, बहुत समय लगाया। तो वो आपके पहले कोच थे? पहले कोच थे वो। अच्छा सर, हम आगे बढ़े उससे पहले मुझे आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता दी कि आप भिंड में कितने टाइम थे? भिंड में 1 साल थे। तो भिंड मुरैना तो सब 2 चीज़ों के लिए पॉपुलर है। हाँ। एक तो डकैतों के लिए, करेक्ट, और दूसरा ये गज्जक रेवड़ी। और आज की तारीख में उसमें पता नहीं थी या नहीं थी। हाँ। लेकिन आज की तारीख में कहीं भी जाओगे तो मुरैना की गज्जक सर्दियों में, और सब पूरे हिंदुस्तान में ही करीब करीब खासतौर पे हिंदी बेल्ट जो है वहाँ पर सब मुरैना की गज्जक करके और अलग अलग वैरायटी बेची जाती है। लेकिन मुझे जो एक और बात याद आ रही है वो ये कि भिंड मुरैना में एक खिलाड़ी था जिसका नाम था पानसिंह तोमर। हाँ। तो वो भी उसी शायद बहा उस एरिया का था या भिंड मुरैना का था, कहीं का था वो। हाँ। और उस पर हमारे तिग्मांशु धूलिया जी ने फिल्म भी बनाई है और इरफान उसमें एक्टर थे। उसकी वजह से वो पानसिंह तोमर का नाम आज देश विदेश में जाना जाता है। हाँ। आपको कुछ आइडिया है उस पानसिंह तोमर का? पानसिंह तोमर उस समय भिंडी जिला था, उसी में मुरैना था। हाँ। बाद में मुरैना अलग हुआ। अच्छा, ओके। और भिंड में भी वो भी पढ़े थे। इसके बाद वो आर्मी में हो गए थे। हाँ। और वो स्टीपल चेज 3000 मीटर की अच्छी दौड़ करते थे। इंडिया के चैंपियन थे। बाहर भी टूर उनका लगा, जापान वगैरह। जी जी। और वो सूबेदार मेजर तक बन गए थे, रुड़की में थे। जी जी। और जब मैं टाटा में था तो वो 2 बार मैं उस क्षेत्र का पहला व्यक्ति था जिसको अर्जुन पुरस्कार मिला था। अच्छा। तो वो मेरे को टाटा में टेल्को कंपनी में मिलने गए थे 2-3 बार। अच्छा। और इत्तेफाक है कि बहुत शरीफ इंसान थे। इत्तेफाक हालातों ने ऐसे बनाया, उनको डाकू बन गए। तो हमारे उस समय आईजी थे उत्तर प्रदेश के जी। उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि भाई इसको
बदनामी हो रही है, आप इसको सरेंडर करा दो। तो मैं 2-3 महीने ढूंढता रहा, उनसे संपर्क नहीं हो पाया। अच्छा। नहीं तो सरेंडर हो जाते और ये नौबत नहीं आती। अच्छा। पर जो फिल्म बनी है उसमें क्या है कि एक डाकू का करैक्टर दिखा है, जो हमारे 4-5 किलोमीटर दूर डाकू मान सिंह, तहसीलदार सिंह, जी, लुक्का, ये सब हमारे 3-4 किलोमीटर दूर पे ही है, ओके, उसी रोड पे। तो उसमें क्या है कि एक खिलाड़ी और एक डाकू, बस 2 ही कैरेक्टर दिखाए। जी जी। मिल्खा सिंह में कि किस तरह से भारत तो पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, रिफ्यूजी, और फिर किस तरह से फौज में वो गए और किस तरह से, इतना ही दिखाया है। जी जी। पर जो हम पे अभी फिल्म बनने का चल रहा है जी, उसमें ये कि किस तरह से खिलाड़ी यदि पढ़ाई में अच्छा है जी, और खेल में अच्छा है तो वो डायरेक्टर, एक स्टेट का डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी बन सकता है और वो लोगों को गाइड कर सकता है। तो ये एक पॉजिटिव थॉट होगा, पॉजिटिव एक डायरेक्शन जी, मिलने का विचार चल रहा है। ओके, उसमें हमारे माननीय सहगल साहब हैं, जी, प्रसार भारती के इस समय चेयरमैन है दिल्ली में, जी, वो हमारे स्पोर्ट्स सचिव भी रहे हैं खेल के उत्तर प्रदेश के, जी, और वो खुद क्रिकेट खिलाड़ी हैं। जी, तो यदि वो लोग सब मदद कर दें, सब तैयार है, परंतु फाइनेंसर नहीं मिल रहा है। ओके। तो आप भिंड में, आगरा के हैं, भाग के हैं, भिंड मुरैना, कभी आपकी किसी डकैत से मुलाकात हुई जब आप इतने पॉपुलर हो गए, इतने परिचित हो गए? मुझे पता चला कि मान सिंह, जो डकैत मान सिंह थे, वो उस तरीके से बहुत पॉजिटिव थे, इस तरह के खेलों को या इस तरह के लोगों को बढ़ावा देते थे कि भाई तुम अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हो। उनको हम लोग काका कहते थे, मान सिंह साहब को, जितने क्षेत्र के। तो वो वास्तव में पॉजिटिव थे। उनके बेटा था तहसीलदार सिंह जी, उनका लड़का और हम साथ साथ मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर बने, मध्य प्रदेश पुलिस में। अच्छा। तो हम लोगों के अच्छे संबंध थे, पारिवारिक संबंध थे। अच्छा। और 1973 में जब मैंने एशिया ट्रैक एंड फील्ड का फिलीपाइन में नया रिकॉर्ड बनाया, गोल्ड मेडल जीता, तो मुझे आयरन मैन ऑफ एशिया का खिताब मिला। ओके। तो भिंड वालों ने मेरे को, मैं ग्वालियर गया था एक फंक्शन में, ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी एथलेटिक थी जी, तो वहां पे पकड़ा कि नहीं, आपको 1-2 घंटे के लिए भिंड जाना है, नगर अभिनंदन होना है। अच्छा। तो रात 12 बजे एक फिएट कार उन्होंने ग्वालियर से ही शोरूम से निकलवाई। अच्छा। और मेरे को बोला आप इसमें लेट जाएं। अच्छा। इसके बाद मेरे को लाए। तो इतनी हीरो वर्शिप है भिंड में जी, कि आप सोचिए कि मेरे साले साहब वहाँ प्रिंसिपल थे भिंड हायर सेकेंडरी में, गवर्नमेंट कॉलेज में जी। तो इतनी भीड़ हुई कि सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक डीएम और एसएसपी हमारे को प्रोटेक्ट करते रहे। अच्छा। तो रात 11 बजे फिर उन्होंने चंबिल घाटी में नाव डलवा के अच्छा, मेरे को 11:30 बजे इटावा में निकाला कि आप उधर जाइए, हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अब आपको। ओके। तो इतनी वर्शिप है, इतना लोग लाइक करते हैं। मध्य प्रदेश के लोगों में ये कि उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत स्ट्रांग है, और उनके जो मन में है वो ही जबान पे है। तो लोग बहुत अच्छे हैं मध्य प्रदेश के और राजस्थान के जी, हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार से बहुत अच्छे लोग हैं। ओके। तो लेकिन आपकी डकैत से मुलाकात नहीं की? बहुत से आते थे, मिलते थे, चले जाते थे। अच्छा। लेकिन आपको मतलब ऐसा कुछ नहीं, हमें लाइक करते थे। अच्छा। हीरो थे हम उनके। तो इसीलिए प्रशंसा के उसमें आते थे, हमें इज्जत देते थे। क्योंकि बीच में ऐसी स्थिति आ गई कि बीपीएड हमने जब किया जी, रहने को जगह नहीं थी ग्वालियर में, खाने को कोई पैसा नहीं था, तनख्वाह भी नहीं मिली थी। तो लोगों ने मेरी मदद की, बोलो कुछ नहीं, आप इस सरदार जी के होटल पे खाइए। अच्छा। जरूरत पड़ी पैसा हम देंगे। अच्छा। तो आते थे, सम्मान करते थे। तो ऐसा नहीं है, परंतु वो कभी भी हमें अपने उसमें नहीं उन्होंने रेटिंग का कोई ऐसा ना ऐसा नहीं।
इज्जत करते थे, सम्मान करते थे। अच्छा। बहादुरों का, चाहे कोई फौज में जाए, हाँ। चाहे जो भी उस क्षेत्र में जो राष्ट्र के लिए कुछ कर रहे हैं, उनका सम्मान करते हैं। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि 1973 की बात बताया ना, 73 में फिलीपाइन में। हाँ, तो फिलीपाइन में क्या रिकॉर्ड था, किस वजह से आपको इतनी बड़ी उपाधि से सब? फिलीपाइंस में 2 दिन तक हैवी रेन हुई। अच्छा। और हमें रात में एक कुछ आभास होता था। अच्छा। तो उसने कहा आपको दूसरी लेन मिलेगी, जापान वाले को 6वीं लेन मिलेगी। अच्छा। और 100 मीटर के बाद बरसात शुरू हो जाएगी। ओके। और 2 दिन कंटिन्यू बरसात रहेगी। अच्छा। और उसी में आपको जीतना है और आपकी गोल्ड मेडल मिलेगा आपको। अच्छा। तो इतना आश्वासन हमें मिल गया। सुबह गए, 35 किलोमीटर दूर स्टेडियम था। अच्छा। बढ़िया धूप निकली थी। जब मैंने ड्रॉ किया तो दूसरी लेन निकली। अच्छा। तो मेरे को थोड़ा स्ट्राइक हुआ। हाँ। फिर जापान वाले को देखी, उसको 6वीं लेन मिली, फिर स्ट्राइक हुआ। 100 मीटर कर ली। इसके बाद लॉन्ग जंप के लिए बारिश शुरू हो गई। अच्छा। तो सिंथेटिक ट्रैक था वहाँ। तो बारिश होती रही, 1-1 इंच 2-2 इंच बारिश। तो इसमें क्या होता, 3 ही थ्रो मिलते हैं, 3 ही जंप मिलते हैं, इसी में आपको करना होता है। अच्छा। या 2 फाउल हो गए, तीसरा आउट हो जाएंगे। 3 फाउल हो गए। ओके। लॉन्ग जंप में 2 फाउल हो गए मेरे। अच्छा। बारिश हो रही थी। हाँ। हम बेंच पे बैठे भीग रहे थे। हाँ। तो मैंने कहा, माँ आपने तो कहीं का नहीं छोड़ा। हाँ। आपने कहा था गोल्ड मेडल जीतोगे, हाँ। मैं तो आउट हो गया। हाँ। और तीसरी जंप यदि फाउल होती अरे। तब आउट हुए। कम 6:50 से कम होती तब भी आउट हो गए। हाँ। तो अंदर से एक हमें आभास हुआ कि ऐसा करो, 3 मिलीमीटर की जो नेल है स्पाइक्स में, हाँ। जूतों में, उसको निकाल के 6 मिलीमीटर की लगा के 1 मीटर पीछे से दौड़ो। अच्छा। तो मरता क्या न करता। हाँ। हाँ। तो यही चाह रहा था मेरे को। मैंने कि और तो कोई वो ही नहीं, तो मैंने वो ही किया। दौड़ा। तो जिंदगी में मैंने 680 से ऊपर कभी इंडिया में लॉन्ग जंप नहीं की थी। अच्छा। लास्ट जंप ऊपर वाले की कृपा हुई कि 7.23 के लगभग थी। अच्छा। और इसके बाद हमने हाई जंप में भी पूरा पानी था, करते रहे। पोल वाल्ट के टाइम पे भी पूरा पानी था, पानी भर जाता था उसमें। 1500 मीटर इवन जो हो रही, तब भी बारिश हो रही थी। अच्छा। दूसरे दिन। अच्छा। पर डिकैथलॉन में ये होता है कि एक बार यदि आइटम आपका शुरू हो गया, हाँ, तो पूरे तो बीच में बंद नहीं होता है। अच्छा। कुछ भी हो, आंधी तूफान कितना भी हो। ओके। तो उसी में फिर हमने एशिया रिकॉर्ड तोड़ा। तो मुझे लोह पुरुष ऑफ एशिया की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसने किया ये सम्मान? ये एशिया की कमेटी होती है। अच्छा। जिसमें जर्मनी के भी होते हैं, कुछ और होते हैं, सब लोग। अच्छा। एक कमेटी होती है, वो अच्छा। करती है। तो इसको मतलब इसको हिंदी में लोह पुरुष एशिया कहेंगे। अच्छा। और ऐसे ही तैरान में उस कमेटी ने हमें बेस्ट एथलीट एशिया घोषित किया था। अच्छा। और उस समय 74 में तो हमारा 10वां नंबर था वर्ल्ड में। अच्छा। डिकैथलॉन जितने थे वर्ल्ड के, उसमें 10th रैंकिंग थी। ओके। तो इस तरह से हुआ। तो आपने 1974 में बेस्ट एथलेटिक्स एशिया एशियन ट्रैक एंड फील्ड गोल्ड मेडलिस्ट एंड रिकॉर्ड होल्डर मनीला 73, आयरन मैन ऑफ एशिया, ये सब आपने बता दिया मुझे। और मलेशिया में भी आपने गोल्ड मेडल पाए थे एशियन एथलेटिक्स मीट में, उसका जिक्र आपने नहीं किया। ऐसा है कि 1970 में स्कॉटलैंड जब हम गए थे पार्टिसिपेट करने कॉमनवेल्थ गेम में जी, तो वहाँ पे हमारे कोच और मैनेजर स्कॉटलैंड छोड़ के लंदन चले आए। उनकी बेटी वहाँ थी लंदन में। अच्छा। तो वहाँ भी बारिश बहुत हो रही थी। हाँ। तो हम लोगों पे उस समय रेन कोट भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, बारिश में भीगते रहे सारे दिन। अच्छा। खाना भी नहीं मिला। अच्छा। दूसरे दिन फिर उसी में किया तो हमारी ग्रोइन जो थी हर्डल में पहले खराब हुई, तो वो फिर इंजर्ड हो गए, हम गिर गए। ओके। तो उन्होंने मेरे को हॉस्पिटल पहुंचाया स्कॉटलैंड वालों ने। अच्छा। तो वहां से आए तो बाद में पता पड़ा कि कोच मैनेजर क्या वो है ही नहीं। तो वहां के अखबारों में निकल गया था अंग्रेजी के। अच्छा। तो उन्होंने डर के मारे हमारे को चार्ज लगा दिया कि ही मिसबिहेव विद मी। अच्छा। और इसको इंडिया के बाहर न भेजा जाए। अच्छा। एक ये रीजन था। दूसरा रीजन था, एक सरदार जी का इंडिया रिकॉर्ड था, वो हम तोड़ रहे थे। अच्छा। तो बोले इसको भेजो ही मत, तो अपना रिकॉर्ड भी बच जाएगा। अच्छा।
तो ये बदमाशी की थी, पर बाद में श्रीमान टाइम्स ऑफ इंडिया के थे रामू, उन्होंने लिखा वो अनटोल्ड स्टोरी ऑफ विजय चौहान। अच्छा, तो उन्होंने स्कॉटलैंड से सब पेपर लेके सहित दिया। हाँ, तो फिर हमको अलाउ किया अच्छा 71 में। तो 71 में फिर हमने मलेशिया में अच्छा एशिया का गोल्ड मेडल जीता। संघर्ष चलता रहता है, जुनून आपके है। और तो ये जो कोच, आपके जो कोच और जो मैनेजर थे, वो आपने बताया कि वो इंग्लैंड चले गए थे, तो वो उनको क्या लग रहा था कि हमारे खिलाड़ी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, तो इनको क्या करना है, कहा अभी अपने चलो बेटी ऐसे मिलते हैं जो भी घूमने फिरने जाते हैं, वो वजह लगती है आपको, कोई और वजह थी? नहीं, उनकी जो मैनेजर थे उनकी लड़की थी लंदन में। अच्छा। तो पहले दिन भी जब हमें लंदन में रोका गया जी, तो उन्होंने बोला कि कल सुबह 9 बजे तक आप लोग एयरपोर्ट पर रिपोर्ट कर लें, 9:30 बजे जहाज आपका रनवे पे चला जाएगा, ओके, और ठीक 10 बजे आपकी टेक ऑफ करेगा स्कॉटलैंड के लिए। तो हीथ्रो एयरपोर्ट है जी, जो वर्ल्ड का सबसे बिजी एयरपोर्ट है। हाँ, उसमें 1 मिनट में 2 जहाज उतर जाते हैं, 2 उड़ जाते हैं। हाँ, तो दूसरे दिन उन सरदार जी लेट हो गए, सरदुल सिंह थे, संगरूर के। अच्छा, तो जिससे कि 9:30 बजे वो पहुंचे, 9 बजे की जगह। हाँ, तो जहाज हमारा जब रनवे पे गया तो 10:05 हो गए थे। अच्छा, तो उन्होंने स्कॉटलैंड वालों ने और लंदन वालों ने साइड में कर दिया जहाज। अच्छा, बोल आपकी वजह से हम दूसरी फ्लाइट को, इंटरनेशनल को डिले नहीं कर सकते। हाँ, तो हम लोग जहाज में ही बैठे रहे। 10 बजे से 4 बजे के बाद हमको टेक ऑफ मिला। 1 घंटे की फ्लाइट थी। तो 4 बजे के बाद टेक ऑफ मिला, क्योंकि वहाँ लोग इतने डिसिप्लिन लोग हैं। तो ये दूसरे दिन गए, जब पहुंच गए तो फिर अपनी लड़की के पास आ गए वहां से भाग के। अच्छा, तो हमारे सिविन चौधरी थे बिहार के कोच, वो भी उनके साथ चले आए कि चलो लंदन घूमेंगे। अच्छा, क्योंकि पहले लोग मौज मस्ती के लिए जाते थे कि कपड़ा खरीद लें, शॉपिंग कर लें कुछ, और दूसरे देश देखें। अब बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, ओके। तो ये अच्छी बात है। तो सर, आपने कब पहली बार सिंथेटिक ट्रैक पर खेलना शुरू किया, आपको ध्यान है कुछ? 73 72 हिंदुस्तान में तो नहीं होते होंगे? नहीं, हिंदुस्तान में नहीं। तो वो दिक्कत नहीं आती थी कि यहाँ पर तो घास पे दौड़ रहे हैं, आती है, दिक्कत आती है। तो कैसे कोप अप किया? शिन पेन डेवलप हो जाता है आपके। हाँ, तो कभी घास पे, कभी उधर, तो हम लोग करते रहते हैं। जो नहीं है तो क्या करोगे, हालात से आपको एडजस्ट करना है। तो सर, अभी तो जैसे एक एक खिलाड़ी के पीछे साइकिलिस्ट भी होता है, और डाइटिशियन भी होता है, कोच भी होता है, मैनेजर भी होता है। मेरी समझ से एक प्लेयर पर कम से कम 10 लोगों की एक टीम होती है ना? और वो डाइटिशियन बताता है कि आपको ये खाना, तो आप तो आपके समय में तो वही दाल रोटी चावल हो, वही सब, ऐसा कुछ क्या ऐसा होता था जो आप आयरन मैन की जो उपाधि मिली है उसके साथ ऐसा क्या आप खाते पीते थे कि जो आपने अपने आप को हष्ट-पुष्ट रखा हो ना? बड़ा मुश्किल है इस तरह। पहले 25 रुपए की डाइट मिलती थी। अच्छा, हम लोगों को इंडिया कैंप में भी 25 रुपए की। अच्छा, तो आप सोच लीजिए कि 25 रुपए में क्या मिलता होगा। आज 550 रुपए की हम दे रहे हैं। हाँ, टाटा में जो टेल्को में हो गए, हमारे पास 400 मीटर का ट्रैक भी नहीं था। अच्छा, जबकि तैरान एशियन गेम्स में 4 गोल्ड मेडल लाए, उसमें 2 पहले टेल्को के थे, टाटा के, और दोनों ने एशिया रिकॉर्ड किया था। अच्छा, तो 400 मीटर ट्रैक भी नहीं था। हम लोग अपने पहाड़ पे दौड़ते रहते थे, कभी अप एंड डाउन दौड़ते रहते, कभी सोन नदी है वहां पे 8-9 किलोमीटर जंगल पार करके जाते थे। अच्छा, और उसी में दौड़ते रहते, उसकी बालू में। कभी कभी तो जब जंगल से भागते हुए जाते थे सुबह 5:30 बजे, तो सर्प हमारे पैर बांध लेता था। अच्छा, बांध के फिर पतावड़ा छोड़ता था। सांप बांध ले? सांप। तो वहां क्या होता था कि गायें जाती थी, तो सांप गायों को पैर बांध के दूध पी लेता है। अच्छा, तो हाँ, ये सिस्टम वहां पे। अच्छा, तो बहुत तो नई बात पता क्या? हाँ, तो हमें भी नहीं पता था। तो आदिवासी लोगों ने वहां पे बताया हमें। अच्छा, कि ये है जो अभी मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, हाँ, वो इनके पिताजी से हम शिबू सोरेन से मिलते रहते थे। और वो इस लड़के को लाते थे अप्रेंटिस के लिए टाटा में, कि अप्रेंटिस करा दें तो नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, ओके। पर किस्मत में था वो कि वो तो मुख्यमंत्री बनेगा वहां का। राइट। तो नियत
द्वारा जो निर्धारित है वो होता है। हाँ हाँ हाँ। तो आप क्या खाते थे, क्या क्या रूटीन आपका क्या था खाने पीने का? एक्चुअली तनख्वाह भी पूरी चली जाती थी हम लोगों की। हाँ हाँ। एक दिन शाकाहारी, एक दिन मांसाहारी, उस अच्छा। समय ये था। ओके। तो इस हिसाब से चलना पड़ता था, क्योंकि आप गवर्नमेंट की 25 रुपए की डाइट हाँ। और पंखा दिखाने को लगते थे आपको, बैरक में सोते थे। अच्छा। उनकी हवा नीचे तक नहीं आती थी, अच्छा तो अपने दरी डाल दी, उस पर सो जाते थे। अच्छा या कभी किस्मत हुई अच्छी आपकी तो जूट के मैट मिल जाते थे। अच्छा तो इस तरह से कभी रात में छत पे सो जाते थे, अगर गर्मी ज़्यादा होती थी तो। अच्छा। इस तरह से चलता था। हार्ड लाइफ थी पर डेडिकेशन था। हाँ। उस समय कोच और खिलाड़ी सभी में डेडिकेशन था। अच्छा। राष्ट्र के प्रति काम करने की वो जुझारूपन था एक। अच्छा। वो जुनून था सब लोगों में। ओके। चाहे श्री मिल्खा सिंह हो, हाँ। चाहे श्री गुरबचंद रंधावा हो, हमारे जी, कोच, जी। सभी में ये बात थी। तो जो आपके पहले कोच थे उसमें उनमें क्या खूबी थी, क्या बताएंगे आप उनके बारे में कुछ खासियत? वो राव राजा करण सिंह जोधपुर के थे, जी। परंतु वो भी खेल में टेनिस भी खेलते थे, अच्छे वो थे। अच्छा। परंतु 400 मीटर उस समय 4 ही 5 लोग थे इंडिया में, अच्छा। तो उनमें फर्स्ट एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया। अच्छा। तो वो भी एशिया के गोल्ड मेडलिस्ट थे, उनमें भी जुनून था खेलों के प्रति। तो उन्होंने बहुत से खिलाड़ी निकाले अंतर्राष्ट्रीय, अर्जुन अवार्ड हमें, हमारे पहले श्री अजमेर सिंह साहब से सरदार जी चंडीगढ़ के, वो अर्जुन अवार्ड है, जी। वो एशिया के गोल्ड मेडलिस्ट रहे 400 मीटर में। अच्छा। ब्रिगेडियर लाभ सिंह हैं जो कि हमारे कॉलेज के वहीं के पढ़े हैं, वो भी सिल्वर मेडल रहे ट्रिपल जंप में। जी। तो ऐसे बहुत से खिलाड़ी उन्होंने निकाले। तो आपको याद पड़ता है कि हमारे जो लीजेंड्स प्लेयर हैं उनके साथ भी आपका सबाका पड़ा होगा? मिल्खा सिंह हैं या श्री राम जी हैं, श्री राम क्या 800 मीटर में थे, और एक वो अपना शिवनाथ सिंह थे, राजस्थान के भी एक खिलाड़ी थे, क्या नाम था उनका, मैं बोला गोपाल सैनी। तो इन सब से आपने कभी ना कभी तो वास्ता पड़ा होगा खेलने का? ऐसा कि श्री राम तो हम 70 में आए, वो 71 में आया। अच्छा। तो हम लोग साथ ही थे। श्री राम, हम, शिवनाथ सिंह, हाँ। बिहार के 5000 10,000 के गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडल जी। और चारों ने 13 ने एशियन गेम्स में रिकॉर्ड बनाया था। अच्छा। और एशिया को चारों गोल्ड मेडलिस्ट थे। ओह अच्छा। गोपाल सैनी बाद में आया हमसे। हाँ। पर ये भी बहुत अच्छा लड़का था। अच्छा। और बहुत अच्छा काम किया इसने भी। अच्छा। और मिल्खा सिंह साहब से हुई कभी बातचीत? मिल्खा सिंह साहब जब हमने शुरू किया तो उन्होंने खत्म किया। अच्छा। लास्ट उनका टोक्यो 64 ओलंपिक था। अच्छा। मैंने अपना खेल शुरू किया 67 से। अच्छा। और 78 तक 10 साल हम अनबीटन एथलीट रहे इंडिया और एशिया के। हाँ। कभी भी हम सेकंड पोजीशन पे नहीं आए। हाँ। हमेशा नंबर 1 पे रहे। अच्छा। तो मिल्खा सिंह हमें बहुत लाइक करते थे। अच्छा। कई दफे उनकी वाइफ थी, वो भी इंडिया रिप्रेजेंट की थी वॉलीबॉल में। अच्छा। MA इंग्लिश लिटरेचर थी। ओके। तो कई दफे उन्होंने मेरे को अपने घर खाना खिलाया, बोले ये मेरे वीर मेरे हाथ की 2 रोटी खाता। अच्छा। अच्छा। तो उनके साथ, मिल्खा सिंह के साथ कई बार खाना खाने का मौका मिला। ओके। और वो हमें अपना छोटा भाई मानते थे। अच्छा। तो ये तो बहुत बड़ी बात है सर कि नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट फॉर 10 ईयर्स, मतलब आपका रिकॉर्ड 10 साल तक कोई नहीं तोड़ पाया। ऐसा चलता रहता है, बस देखिए नहीं, लेकिन 10 साल तो बहुत, 10 साल मतलब, तो हम इसका मतलब ये होगा कि 10 साल हम कोई प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए खिलाड़ी जो आपको कम्पीट कर पाए। नहीं, ऐसा है कि डिकैथलिन हर आदमी नहीं कर पाता। हाँ। दिक्कतें होती, जैसे हमारा तेहरान एशियन गेम्स में जूता फट गया था। हाँ। तो 4 दिन हमने नंगे पैर प्रैक्टिस की। कोई पैसा नहीं था। हाँ। तो फिर जो $1 मिला, तो हमने अपना $7, 7 सुरेश बाबू का, 7 कुसुम छटवाल का, 7 शायद TC ओनन का था। अच्छा। लेके $21 तब जूता खरीदा, तब कंपटीशन लड़ा। अच्छा। एशिया रिकॉर्ड तोड़ा। अच्छा। जब एशिया रिकॉर्ड तोड़ दिया तो गुरुद्वारे वालों ने तेहरान में हमको बुलाया था। अच्छा। तो हमारे जो ऑफिशियल थे, पंजाब के मिनिस्टर थे, वो जी अब नहीं है, उनका नाम लेना ठीक नहीं है। तो उन्होंने हमें मना कर दिया कि आप प्रोफेशनल हो जाएंगे तो हम जाके
जो 20-25-30 हजार रुपए थे वो ले आए। जब बोला हम दिल्ली में उतरते ही दे देंगे। अच्छा। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे जब मैं उतरा तो हमारे गुरु श्री गुरबचन रंधावा डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस थे, वहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम कर रहे थे। जब मैं फिजिकल एजुकेशन के जितने दिल्ली के थे लोग माला डाल के खाली हुए तो पता पड़ा कि हम और कुसुम छटवाल जो मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर रही थी, और वो तो कौन से गेम में थी? कौन से गेम में थी वो? हेप्टेथिलिन में थी। अच्छा। हाँ, तो हमारे उस समय भी हमारे वुमेन में हेप्टेथिलिन में थी? करेक्ट, हाँ, उसी समय से शुरू हुआ था। अच्छा। पेंटाथिलिन के बाद हेप्टेथिलिन। अच्छा। और 4th पोजीशन थी एशिया में वो। अच्छा। तो जब पता पड़ा ना हम पे पैसा ना उस पे, तो बोली हमने हमारे पास किसी भी नहीं, तो हम लोगों ने टैक्सी ली, गए उसके फ्लैट में, माँ से पैसा लिए, तब टैक्सी में हम बैठे रहे, पे किया तब। तो अब तो हम लोग पार्टिसिपेट करने पे 5 लाख दे रहे हैं, मेडलों पे करोड़ों रुपए दे रहे हैं। राइट। तो हम तो उस जमाने के हैं 20वीं सदी के, जहाँ के लोगों ने एयरपोर्ट पे एशिया का बेस्ट एथलीट छोड़ दिया। अच्छा। एशिया रिकॉर्ड करके बेस्ट एथलीट बन के तुमको वहीं छोड़ दिया। दिल्ली शहर तक आने के लिए पैसा नहीं था, तो हम लोग संघर्ष करके निकले। अच्छा। तो उसी में आनंद आता था। मुफलिसी समझ लीजिए कि हमारी जरूरत थी एक। तो कभी आपको रस नहीं होता कि आज के खिलाड़ियों को यार लाखों रुपए करोड़ों रुपए मिलते हैं, सब लोग कुछ भी होता है, हम तो इतना कुछ किया तो ऐसा कुछ मॉनेटरी लाभ नहीं हुआ, ऐसा कुछ आता दिमाग में कभी? कभी सोचा नहीं मैंने। अच्छा। क्योंकि अर्जुन अवार्डियों की जब मीटिंग होती थी तो चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे जी, तो 5 मंत्री उन्होंने लगाए थे। अच्छा। कि आप लोग उनसे देखिए क्या समस्याएं अर्जुन अवार्डियों को, क्योंकि पहले बहुत सी अर्जुन अवार्डी थे, जैसे मलुआ पहलवान है जी, वो अर्जुन अवार्डी थे, एशिया के गोल्ड मेडलिस्ट थे कुश्ती में। डॉक्टर राधा किशन से उन्होंने अर्जुन पुरस्कार लिया था। ओके। तो मलुआ के नाम से एशियन गेम्स में रोड बनाई उन्होंने। अच्छा। तो उसी में पीपल के नीचे मलुआ पहलवान बेचारा वो अपना ठेला लगाए। अच्छा। उस पे अंकुरित चना बेचता था। ओहो। और उसी ठेले पर अर्जुन पुरस्कार वो रखे था वो। अच्छा। तो जिस आदमी के नाम से रोड थी, अर्जुन पुरस्कार मिला, एशिया का गोल्ड मेडलिस्ट। और एक खिलाड़ी ऐसा था जो गिट्टी तोड़ता था। ओहो। इंडिया का ब्लेजर। तो चिदम्बरम साहब ने, कांग्रेस ने बुलाया सबको 15 अर्जुन अवार्डियों को और उनसे पूछा क्या प्रॉब्लम है, आप क्या कहाँ तक पढ़े हैं, क्या समस्या है, परिवार में कौन कौन है, कैसे आपकी समस्या दूर की जा सकती है। ओके। तो हमारे पहले श्री राम था। तो श्री राम से पूछा तो श्री राम ने कहा साहब मैं 800 का एशिया का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, बेटे भी पढ़े लिखे हैं, एक फिजिकल एजुकेशन ग्रेजुएट है, एक BA है जी। और वाइस प्रेसिडेंट इंडिया ने रेलवे बोर्ड को 2 चिट्ठियां लिखी हैं कि क्लास 3 या क्लास 4 में इनके बेटों को नौकरी दे दी जाए। अच्छा। और किसी को नौकरी नहीं मिली है। अगले साल हम सूबेदार मेजर के रूप में रिटायर्ड हो रहे हैं। अच्छा। तो आप बताइए मैं क्या करूं, मैंने तो देश के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, मैं बच्चा पलटन में आ गया था, तो मैं क्या करूं जी। तो बोला ठीक। तो इसके बाद हम पे नंबर आया, बोला हाँ चौहान साहब आप बताइए। तो मैंने कहा साहब मैं नौकरी में हूँ, डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स हूँ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, मेरे 2 बेटे एक बेटी है, तीनों MBA हैं और तीनों जॉब में हैं। और मैं भी जॉब में हूँ। मेरे साथ एक ही प्रॉब्लम है कि आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम। अच्छा। बहुत हंसे चिदम्बरम साहब, बोलो बस अभी रुक जाओ, टी ब्रेक हो गया। अच्छा। तो आके जप्पी डाली। तो तब मैंने देखा कि चिदम्बरम साहब मेरे से 2 इंच बड़े हैं। अच्छा, लंबे। मैं सोचता था वो छोटे हैं, लंबे हो। हाँ, हमसे 2 इंच बड़े हैं। अरे लगाए जब जप्पी डाली तब पता पड़ा, फिर टी ब्रेक हुआ। तो खिलाड़ी एक्चुअली वो खेल के दम पे रहता है। मेडल जीत लिया, मेडल लेके कब तक आप घूमते हैं। तो इसलिए आपको पढ़ाई भी जरूरी है, जिससे कि आप अपना मेडल पे डिपेंड न करें, आप अपना बिजनेस करें, रोजी रोटी कमाएं, व्यापार करें, नौकरी करें,
तब आप सरवाइव कर पाएंगे। तो ये अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को जो पैसा भी दिलवाया पेंशन, वो हम नेशनल एडवाइजर थे गवर्नमेंट इंडिया के, 12 तक रहे हम। अच्छा, तो ये हमने दिलवाया। अच्छा, मैंने कि आप अर्जुन पुरस्कार की ये दे रहे हैं, अर्जुन पुरस्कार जी, इस मूर्ति को लेके मैं क्या करूँगा। हाँ, 73 में जब मैं लौट के आया फिलीपाइन से, हाँ, तो शर्मा जी थे एक डिप्टी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, अच्छा, तो उनके घर में गए जब वो शास्त्री भवन में मिलने, जी, तो उन्होंने छूटते ही हमको बैठने को भी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। बोला आपका स्कोर क्यों कम आया। अच्छा, आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग, अच्छा, बताइए। हाँ, मैंने सर वहाँ पानी गिर रहा था, तूफान था, हाँ, तो इसीलिए प्रॉब्लम आई। हाँ, बोला आई डोंट लाइक ऑल दिस थिंग, हाँ, और आपको मैं अर्जुन पुरस्कार दिया है हाँ, और आप इस तरह से बात करते हैं। तो उस समय मैं टाटा में था, और टाटा के लोगों में, अफसरों में अक्सर ये बात होती थी कि सरकारी अफसर सब पैसा लेना, हाँ, चोरी करना, बेईमानी करना, और ये कोई काम नहीं करते। नफरत थी एक। हाँ, हाँ, तो मेरे मन में भी यही थी। अच्छा, तो मैंने उनसे कहा, मैंने सर ऐसा है, माफ करना, हाँ, मैं इस मूर्ति को क्या करूँगा ले जाके। हाँ, इसको लेके जाएंगे, 3rd क्लास में घुस नहीं सकते, टूट जाएगी, हाँ, 1st क्लास में जाना पड़ेगा, हाँ, पैसे और इससे मेरे को रोजी रोटी मिलेगी। मैं अपना तनख्वाह पूरी खा जाता हूँ, खून पसीना बहा रहा हूँ, और देश के लिए मेडल ला रहा हूँ। आप में इतनी कटसी नहीं है कि आप मेरे को बैठ के हाँ, एक कप चाय पूछें, पूछ लेते हो, लिप सिंपैथी दे देते। हाँ, हमने आई एम सॉरी, मेरे को जरूरत नहीं है, मैं वापस निकल गया। अच्छा, तो उन्होंने फिर चपरासी भेजा, हमने मना कर दिया। फिर खुद आए, अच्छा, तो फिर पकड़ के ले गए, बोले सुनिए सुनिए, हाँ, चलिए, अच्छा बैठिए, अच्छा। पानी पियोगे, हमने हाँ पियेंगे। अच्छा, फिर उन्होंने चाय पियोगे, हमने हाँ पियेंगे। हाँ, तब फिर बात हुई, मैंने कि आप कम से कम किराया तक नहीं देते हैं, हाँ, लोगों को अर्जुन पुरस्कार कौन लेगा। हरिश्चंद्र ने मना कर दिया, हाँ, बोले मेरे को ये मूर्ति नहीं चाहिए, आप कह रहे 6000 रुपए चाहिए तब राइट, देंगे। राइट, बोला आप रखिए, उसने दिया ही नहीं, मर गया बेचारा। अच्छा, तब जाके ये शुरू हुआ। मैंने कि कम से कम, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो मैंने उनसे कहा कम से कम आप मुख्यमंत्री आएंगे जाएंगे, पर इतना आप कर दें कि जो राष्ट्र के हीरो हैं जिन्होंने नाम किया है, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, उनको 2 वक्त की रोटी तो मिल जाए। तो उसने 20,000 रुपए महीने की व्यवस्था की, पेंशन बांधी है। अच्छा, हाँ, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को। ओके, तो उसी को देख के अब हरियाणा ने बांधी है, अच्छा, पंजाब ने भी बांध दी। अच्छा, तो कम से कम ये तो होना चाहिए, जो राष्ट्र का तिरंगा झंडा फहरा रहा है, हाँ, हाँ, वो उस भूखों मर रहा है, तो ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो अब जाके एशिया के गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर, ब्रॉन्ज को कर्नल राजवर्धन सिंह ने मदद की, उस समय खेल मंत्री थे। अच्छा, और सबसे बड़ा काम माननीय किरण रिजिजू साहब हैं, हाँ, उन्होंने किया। अच्छा, वो क्या, अब उन्होंने सबकी व्यवस्था की, पैसा बांधा, पेंशन बांधी, अच्छा, और वो सम्मान देते थे, कोई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पहुंच जाए, अच्छा, उसको मिलते थे, अच्छा, उसकी बात सुनते थे। अच्छा, अब जो है ठीक है, अच्छा है, पर अभी 5 साल हो गए, हाँ, मोर देन 5 ईयर। ग्वालियर में कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, एकमात्र यूनिवर्सिटी, जी, उसका 3 बार वाइस चांसलर का इंटरव्यू हो गया, आप वाइस चांसलर नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। फिर क्या वजह मान रहे हैं? अब पता नहीं क्या बात है, 3 बार इंटरव्यू किया, 10 अगस्त को बड़ौदा में हुआ था, अच्छा, तो आज तक फाइल पड़ी है माननीय खेल मंत्री पे। तो भाई आपको वार फुटिंग पे काम करना पड़ेगा। आप 36 ओलंपिक गेम लेना चाहते हो इंडिया में, तो कैसे काम चलेगा? राइट, इसको सोचना पड़ेगा। बहुत सी कमियां हैं हमें, उसको भी हमें लाना पड़ेगा सामने कि उनको हम कैसे दूर करें। तो अभी अवार्ड मिलता है, जैसे ये अर्जुन अवार्ड है, तो इसके साथ कुछ राशि मिलती है? अब राशि हो गई 5 लाख रुपए। अच्छा, 5 लाख रुपए मिलते हैं? अब 5 लाख रुपए हो गए। आपके समय में कुछ मिला था? नहीं, कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं मिला, किराया भी नहीं मिला? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो आपने जब इतनी बड़ी बात कही कि मैं फर्स्ट क्लास में नहीं जाऊंगा, टूट जाएगी, तब भी नहीं उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं। बट टाटा में थे हम लोग, तो टाटा में ये बड़ी व्यवस्था थी। JRD टाटा साहब, हाँ, हम लोगों को पर्सनली जानते थे। अच्छा, और जब हम पोल वाल्ट करते थे तो बॉम्बे में आके धूप में कुर्सी डाल के बैठते थे। अच्छा, और हमारा जब पोल
प्रॉब्लम आने लगी तो मैंने बोला विजय व्हाट इज द प्रॉब्लम, हाँ, तो मैंने साहब ये है और अब पोल दूसरा चाहिए हाँ, 4-10 के ऊपर। ओके, बोलो कहाँ मिलेगा? नहीं, अमेरिका में फलाने कंपनी। बोलो ठीक। वो लंच पे गए, अब हमें पता पड़ा जो क्या कंप्यूटर ये सब होते हैं, उन्होंने फटाफट किया अमेरिका में अपनी कंपनी को अच्छा, कि ऐसे ऐसे ग्लासको कंपनी है और हमारा खिलाड़ी को 40 पाउंड का एक पोल चाहिए। 40 पाउंड का था उस समय। और ऐसा कैटेगरी होती हाँ, है, हाँ। पाउंड बोला अच्छा, कि इतने वजन का अच्छा, इतना अच्छा, अच्छा, बॉडी का इतने हाइट के लिए एक चाहिए। हम्म, लंच खत्म किया, उन पे मैसेज आ गया कि आई एम ग्रेटफुल फॉर JRD टाटा फॉर रिमेम्बरिंग अस। कल एयर इंडिया से 2 पोल एज ए गिफ्ट हमारी कंपनी अच्छा, आपको भेज देगी, परसों बॉम्बे में आपको प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, मतलब उन्होंने सम्मानित, ऐसा सम्मान। बहुत। हम जब तेहरान में एशियन गोल्ड मेडल मिले हाँ, तो उन्होंने कहा विजय, वो ताज होटल पे 20 अपने डायरेक्टरों की मीटिंग ले रहे थे। अच्छा, तो ताज होटल पे बेरा ने कहा कि सर आपका बेटा BS चौहान एशिया का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया फर्स्ट गोल्ड मेडल कंट्री को दिलाया। अच्छा, तो वो उछल पड़े कुर्सी से, अच्छा, बोला माई बॉय गॉट हाँ, फर्स्ट गोल्ड फॉर माई कंट्री। हम्म, तो इसके बाद वहाँ ये था कॉन्ग्रेचुलेसन, टाटा का कोई डायरेक्टर देता तो 1001 रुपए की चेक आती थी। अच्छा, तो 20 के 20 और उनकी तरफ से 21,000 की चेक हमको अच्छा, मिली। और JRD साहब ने कहा कि नहीं ठीक है, आप टेक्सास यूनिवर्सिटी में हाँ, 5 साल की स्कॉलरशिप मिली हमें, अच्छा, रहना खाना फ्री वहाँ पर ही, वहाँ अमेरिका में। अच्छा, उन्होंने बोला ठीक है आप वहाँ जाओ, हाँ। यू आर द बेस्ट इन एशिया, अब आप टाइम वेस्ट न करें, हाँ, और तनख्वाह आपकी बराबर बैंक में जाती रहेगी 5 साल तक। अच्छा, तो हम चूंकि स्टेट के रहने वाले थे यूपी के, तो मोह था, एक ही भाई था, हाँ, पिताजी माताजी खत्म हो गए थे, अच्छा, तो फिर हम मोह बस इधर आ गए। तो फिर भी JRD साहब ने लिख के दिया कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, गवर्नमेंट बदलती है होती है, तो आपकी सीनियरिटी बरकरार रहेगी अच्छा, और आपको बराबर उसी रैंक पे हम देते रहेंगे। अच्छा, तो ऐसे ग्रेट लोगों का हाथ था हम लोगों के ऊपर, तो इसलिए हम आगे बढ़े। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो आप जब उन्होंने बोला तो अमेरिका को थोड़े टाइम भी नहीं रहे? ना, फिर हम गए ही नहीं अमेरिका, भाग आए हम। अच्छा। फ्लैट बंद किया, अच्छा। और बुलेट मोटरसाइकिल उठाई, अच्छा, रेलवे स्टेशन आए। अच्छा। रेलवे स्टेशन पे बाबू को 5 रुपए दिए, हाँ। उसने कंसेशन बनाया, अच्छा, टिकट बुक की, गाड़ी भी चढ़ा दी, बोले जाओ लखनऊ। तो JRD टाटा से आप मिले हैं? JRD टाटा साहब पहले आदमी जिन्होंने मेरे को खाना पीना सिखाया कि अच्छा। कैसे क्या करते हैं। पहले हम कभी शराब नहीं पीते थे, न अच्छा। कभी छुई थे, पर JRD टाटा साहब ही थे जिन्होंने बताया कि लंच पे क्या लेते हैं, हाँ, डिनर पे क्या लेते हैं। अच्छा, ताज होटल पे उस समय 2,500 रुपए पर डे था, अच्छा, तो हम लोगों ने मना कर दिया, ताज होटल पे साहब नहीं रहेंगे। बोला क्यों? हमने एक तो फुल शर्ट पहनते हैं डिनर पे, हाँ, जूते लेसदार होने चाहिए, हाँ, टाई होनी चाहिए, राइट, दूसरा वो होनी चाहिए, वो आवाज नहीं आनी चाहिए कांटे छुरी की, हाँ, कि हम लोग आदि नहीं थे कांटे छुरी से खाने के। तो मैंने कि साहब, बोला अच्छा ठीक है। फिर दूसरे होटल में रख दिया, अच्छा। 850 रुपए का था। अच्छा, हमने साहब इधर भी नहीं भरता पेट, क्यों? हमने वहाँ एक टांग देते हैं चिकन की, हाँ। और इससे हमारा पेट नहीं भरता। अच्छा, तब क्या, हमने हमें डले मार में रखा दूसरे होटल बॉम्बे में। हाँ, बोला वो तो हमारा लेबर रखता है हाँ, वहाँ पे, हमने वो उधर ही ठीक है। अच्छा, बोला क्यों? मैंने वो एक डोंगा हमें चिकन दे देते हैं कमरे में ही, अच्छा, और दाल रोटी तंदूर सब जितना। हाँ, पहले ये सिस्टम था टाटा में, कितने भी लोग खाएं अच्छा, आप साइन कर दें तो पेमेंट सब कंपनी करेगी, अच्छा, क्योंकि वो कहते थे टाटा की पब्लिसिटी कर रहे हैं आप, हाँ, 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 रोटी खिला रहे हैं दूसरों को, पर टाटा की पब्लिसिटी कर रहे हैं, हाँ, हाँ। टाटा का नाम हो रहा है। राइट, तो फिर वो हमें बोला अच्छा ठीक है चलो उधर रख दें। तो JRD साहब खुद खेल में पार्टिसिपेट भी करते थे, अच्छा, 50 मीटर दौड़ पेयर में उसमें अच्छा। भाग भी लेते थे। अच्छा, कभी सेकंड आ गए तब भी थैंक यू सर वो करना, हाँ, और वो क्लास ही अलग था। अच्छा। ऐसे लोग ही अलग थे। एक बार हम थे उनके साथ में जी, लंच पे, तो कोई आया, बोले सर ऐसा ऐसा है। बोले क्या है?
बोला 35 लाख रुपए वो आपके उसमें आ गए। बोला क्यों आ गए? बोला सर आपका प्रॉफिट आया। बोला नहीं नहीं हमको जरूरत नहीं। बोला इसको शेयर किसी वगैरह। और को कर दो। बोला एजुकेशन का खोल दो। अच्छा, एजुकेशन का, कैंसर हॉस्पिटल, ये सब उनको Distribute कर लगा। दिया। हाँ, बोला हमारे अकाउंट में 20,000 रुपये बहुत हैं। अच्छा, तो ऐसे लोग थे, महान लोग। पहले आदमी थे जो लाहौर से बॉम्बे फ्लाइट करके आए थे। फ्लाइट खुद उड़ाई थी इन्होंने। हाँ हाँ एयर इंडिया उन्हीं की थी। हाँ हाँ, राइट। तो बहुत लोग थे जिन्होंने देश के लिए बहुत किया, इनका कोई मुकाबला नहीं। आप तो सर बहुत लकी हैं, मतलब आप जारी टाटा से अरे रूबरू साहब, मिले हैं और मेरे पिता समान थे वो। अच्छा, आज भी हम लोगों को सज्जन थे, एकदम हम्बल। बहुत संभल। मीटिंग हो रही है, चुपचाप चले आए, खुद कार उठा के चले आए, ड्राइवर भी नहीं लिया, अच्छा, खुद आके अपने इतनी शर्ट हाँ पैंट पहने हाँ। हम लोग साथ आके बैठ जाते थे, अच्छा, साथ खाना खाना, साथ वो। ऐसे लोग वो सपने में मिलेंगे, सपने मिले हैं। ऐसे ग्रेट मैन। हाँ हाँ हाँ। अभी तो हाल ही में उनको भारत रत्न दिया गया है, तो हाँ वो थे। अब इतने सालों बाद जब हाँ। पहले मिल जाना चाहिए था इस हिसाब से। ऐसा है कि एक बार मेरे को मालूम है जब प्रॉब्लम आ गई थी, गेहूं अमेरिका नहीं दे रहा था, हाँ, वो जो 3rd क्लास गेहूं हाँ। जी। तो इंदिरा जी ने इनको बुलाया, जीआरडी साहब को। बोला अब क्या करें, हमारा देश कैसे खाएगा? तो उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम मैडम, अमेरिका गवर्नमेंट ने इंडिया गवर्नमेंट को मना किया है, पर जितने वर्ल्ड के बिजनेसमैन है वो सब एक हैं। कल 3 शिप अमेरिका से चल देंगे गेहूं के, पहुंच जाएंगे इधर। अच्छा, आपको जितना चाहिए गेहूं हाँ, हम देंगे। तो अमेरिका से बिजनेसमैन से शिप, कितने शिप उन्होंने सप्लाई कराए, ये हुआ। हाँ। दूसरा, जब हमारा युद्ध हो रहा था जी। पाकिस्तान का, हाँ, तब प्रॉब्लम आ गई। एक पार्ट था जो कि कोई नहीं बना पा रहा था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। हाँ जी। बोला, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, हमारे इंजीनियर कब काम आएंगे। उन्होंने टेलको में हमारे रुकवाया, बोले ये पार्ट है, ये चाहिए, ये बनना। बोला ठीक। तो उस समय हम लोग 80 गाड़ियां बनती थी। इतना काम किया लोगों ने कि 105 गाड़ी रोज बनाते थे, अच्छा, और लाइन लगी रहती थी कि बॉर्डर तक हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। अच्छा, और हम भी थे उसमें खून देने वालों में। अच्छा, 2,500 लोगों ने एक दिन में खून दिया था लाइन में लग के। अच्छा, तो ये भावना बहुत थी टाटा साहब में, देश के प्रति बहुत थी। अच्छा, वो दिलाया उन्होंने, पार्ट दिलाए जितने फौज के होते हैं, सब सीक्रेट काम अच्छा, कराए उन्होंने। अच्छा, गेहूं दिलाया। तो उनका कोई मुकाबला नहीं था। राष्ट्र निर्माण में असली काम उन्हीं ने किया। तो फिर आपकी कभी रतन टाटा से हुई मुलाकात? रतन टाटा साहब बाद में आए, बॉम्बे में थे पहले, जी। तो हम लोगों से भेंट नहीं हुई। अच्छा, ओके। सर, ये अर्जुन अवार्ड किसने दिया आपको? हम तो फिलीपाइन में थे। अच्छा। बाद में हम शास्त्री भवन से जाके लिया था। अच्छा, माननीय गिरी साहब थे उस समय, अच्छा। राष्ट्रपति अच्छा, बीवी गिरी साहब ने दिया था बीवी उसे? गिरी साहब। अच्छा। और यहाँ भी हमारे गवर्नर रहे, वो खुद टेनिस खेलते थे। हमारे पद्मश्री केडी सिंह बाबू पहले डायरेक्टर थे, वो भी उनके साथ टेनिस खेलते थे। अच्छा सर, ये जो गोल्ड मेडल है, इसकी क्या कहानी है, कहाँ का है ये, क्या है सर? ये तेहरान एशियन गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट है। अच्छा, गोल्ड मेडल है, मतलब 73? हाँ 74। हाँ। अच्छा, तो उसका है। अच्छा, ओके। तो क्या जब आपको मिला होगा तो, और उसके बाद फिर जनगण मन का हुआ होगा, तो क्या फीलिंग आपको आई होगी उस समय, बताइए थोड़ा सा। आपको कुछ अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते होंगे? हाँ, सोच के खड़े हो जाते हैं जबकि आपके राष्ट्र का राष्ट्रगान बजे जी। और आप विक्ट्री स्टैंड पे जाएं, पोडियम पे, और झंडा चढ़ रहा है, तिरंगा जी, और राष्ट्रगान बज रहा है, तो उसकी तो कोई फीलिंग है। आंखें नम होती हैं? नम हो जाती हैं आंखें नम हो जाती हैं। इतना इमोशनल हो जाता आदमी, भावुक, कि उसका कोई जवाब नहीं है। तो ऐसे पोडियम पर चढ़ के आपने कितनी बार ऐसा राष्ट्रगान बजवाया है? हमने 71 मलेशिया कोलालमपुर में जी, 73 फिलीपाइन में, 74 तेहरान में। अच्छा। तो इस तीन चार बार जो है, 3 बार, आप 3 बार राष्ट्रगान आपके।
बहुत सुंदर। तो सर ये जूते की क्या कहानी है? ये जूता भी देख रहा हूँ मैं, स्पाइक है इसके अंदर ये उस समय तेहरान एशियन गेम्स में ये नेल होती हैं जो बोलते अच्छा हैं ना आप, हाँ जी, और ये चाबी होती है, हाँ हाँ, जिससे नेल खोल के हाँ। दूसरी लगाई जाती है। तो इसी वाले में आपने 6 हाँ, का ये लगाया? 6 इंच का है, ये 6 मिलीमीटर का है। ये 6 मिलीमीटर है? हाँ, ये जो आपको हाँ, ख्याल आया सपने में correct। कुछ ऐसा? अच्छा, हाँ, तो मतलब ये तो एक तरह से हमारी धरोहर है फिर ये चूंकि हम इमोशनल टच है मेरा, इसलिए मैं रखे हुए हूँ। जी। मेरे मरने के बाद तो घर वाले फेंक देंगे इसको भी। नहीं फेंकेंगे नहीं, किसी को क्या लेना देना। हाँ, लेकिन हमारे आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा भी हमारे यहाँ कोई संस्थान बनना चाहिए या कुछ? नहीं, अभी लोगों ने फिल्मों का फोटो लिए थे, अभी देखते कुंभ हो रहा है। हाँ कुंभ में चाहिए कि जितने उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय हाँ खिलाड़ी रहे, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, जी, उनके फोटो लगा दो। हाँ एक कर्नल झा है इस समय, हाँ, इलाहाबाद में ही है। अच्छा उसने कहा मेरे को साहब एक एक फोटो दे दें डायरेक्टर साहब, जी, तो हम 100 फोटो बना के लगा दें। हाँ तो कम से कम ये रहे कि उत्तर प्रदेश में इतने खिलाड़ी हैं, जी, 40 करोड़ में 1 करोड़ भी आदमी देखेगा जी, तो पब्लिसिटी होगी खेल की, हाँ कि हाँ साहब इतने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे। हाँ, ये ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हॉकी के, हाँ, दादा ध्यानचंद, पद्मश्री केडी सिंह बाबू, जी, जी, जमन लाल शर्मा, हाँ, इस तरह से। पर आई क्यों नहीं लोगों में, सोच नहीं सकते लोग कौन पेन ले। क्या है सर? ये तेहरान एशियन गेम्स की जर्सी है। जब तेहरान एशिया में अच्छा नया रिकॉर्ड तोड़ा था हमने, अच्छा, ईरान में, तो वहां की टी शर्ट है। 7th हाँ, 7th एशियन गेम्स की उसकी है टी शर्ट है, ये उनका वहां से मिलती थी? वहीं से लिया था। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और इतनी सारी अद्भुत बातें बताई, जिसमें मेरे लिए विशेष तौर पर जो म्यूनिक ओलंपिक का जो हादसा है वो, और जो जे.आर.डी. टाटा का और आपकी जो उपलब्धियां वो तो हैं, जो आपने शेयर किया है ये बहुत नई जानकारी है हमारे दर्शकों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बायोपिक जल्दी बने, और हम कोशिश करेंगे कि मैं भी उसका किसी न किसी तरीके से पार्ट हूँ। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू।